हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे थे भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि टीजीटी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट स्टार्ट्स आवर वीडियो। बौद्ध धर्म से संबंधित हम कुछ पॉइंट का अध्ययन कर चुके थे कि बौद्ध धर्म कहाँ से जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म में कौन कौन से शहर नगर उल्लेखनीय है, इसका हम अध्ययन कर चुके थे पिछले वीडियो में। लेट स्टार्ट्स आवर। आज का पॉइंट हम शुरू करते हैं। आज का पॉइंट है कि वेलवन और जेतवन वह स्थान थे जहां महात्मा बुद्ध वर्षा काल में निवास करते थे। महात्मा बुद्ध वर्षा काल में कहाँ निवास करते थे, तो उस स्थान का नाम है वेलवन और जेतवन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ है। उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ प्रतीत्य समुत्पाद है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के नज़दीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मौदगालियन एवं देवव्रत थे। तो स्टूडेंट्स, बुद्ध के नज़दीकी शिष्यों में कौन कौन से प्रमुख थे, तो आनंद प्रमुख थे, उपाली, सारिपुत्र, मौदगालियन एवं देवदत्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के अनुयायी शासक थे, यानी कि कुछ ऐसे भी शासक थे जो बुद्ध के अनुयायी बने। यानी उसका है, उसमें है मेन जो है देख लीजिए, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन जो थे बुद्ध के क्या थे, अनुयायी शासक थे। यहाँ बिंबिसार को बिंदुसार न पढ़िए, बिंबिसार उसका ये है बिंबिसार। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कब दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कमल एवं सार बुद्ध के जन्म का, घोड़ा गृह त्याग का, पीपल ज्ञान का, पदचिन्ह निर्वाण का एवं स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल एवं सार। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक है तो पीपल का वृक्ष। पद चिन्ह का प्रतीक, जो पद चिन्ह दिया है वो निर्वाण का प्रतीक है, और जो स्तूप बना है वो मृत्यु का प्रतीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित देखिए पॉइंट क्या है जैन धर्म का, कि महावीर स्वामी जैन धर्म के नहीं, महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के नहीं वरन जैन आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप कभी भूल कर यह ना लिख दीजिएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो महावीर स्वामी नहीं, जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, ये जैन आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और परंपरानुसार महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी ने भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य नामक 5वें महाव्रत को प्रतिपादित किया था। महावीर स्वामी ने किसके लिए, भिक्षुओं के लिए 5वें महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म में मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, जिन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न का दर्जा प्राप्त है, के पालन को आवश्यक बताया गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट पॉइंट है कालांतर में जैन धर्म श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले नामक संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है इस पॉइंट से कि जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया, कितने संप्रदायों में, तो 2 संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म का कि अंतिम जैन संगीति 5वीं शताब्दी ईस्वी में बल्लभी में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा प्रमण ने किया था। तो अंतिम जैन संगति कब हुई थी, तो 5वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी, बल्लभी में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो देवर्धि क्षमा प्रमण ने की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है भागवत या वैष्णव धर्म। भागवत धर्म से संबंधित पॉइंट देखते हैं क्या है कि
पहला पॉइंट है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित पॉइंट है। तो ये सारे जो होते हैं धार्मिक, जो हम लोग का जो टीजीटी इतिहास है, टीजीटी इतिहास में जो सिलेबस दिया है सारे धर्म से संबंधित, इसमें सारे पॉइंट आप एक जगह इकट्ठा आपको दिया जा रहा है। तो पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि गृहपति एवं गृहपत्नी जो भागवत धर्म का अनुसरण करते थे भागमती या भागवतम कहे जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है 7 वर्षम वासुदेव को कहा जाता था। कृष्ण विष्णु कबीले से संबंधित थे। कृष्ण का वसुदेव नाम पाणिनि के समय में मिलता है। वसुदेव नाम कृष्ण का कब मिलता है? तो पाणिनि के समय में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सात्वत जाति में ही भागवत संप्रदाय का उदय हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। अगला पॉइंट है भागवत धर्म का प्रथम विदेशी उपासक जो था हेलिओडोरस था। नेक्स्ट पॉइंट, जब कृष्ण विष्णु का तदात्म नारायण में से स्थापित हुआ तो वैष्णव धर्म का एक नया नाम पांचरात्र धर्म प्रकाश में आया। अगला पॉइंट है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति पर जोर दिया गया है। वैष्णव धर्म में मंदिर एवं मूर्ति पूजा को विशेष महत्व दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विष्णु के अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है। वासुदेव को व्यापक होने के कारण विष्णु, विजयी होने के कारण जिष्णु, दुख और पाप हरने के कारण हरि, अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण कृष्ण, वैकुंठ धाम के अधिपति होने के कारण वैकुंठ एवं क्षर अक्षर पुरुष से उत्पन्न होने के कारण पुरुषोत्तम कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। दक्षिण में इस धर्म का प्रचार प्रसार वेंगी के पूर्वी चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। तो यहाँ से ये पॉइंट है कि वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष मतलब चरम पर कब था वैष्णव धर्म? तो ये था गुप्त काल में। और दक्षिण में इस धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया है? तो वेंगी के पूर्वी चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों के समय में हुआ है ना। आखिरी पॉइंट इसका है वैष्णव धर्म का कि भागवत धर्म का कि दक्षिण भारत में आलवार संतों ने इस धर्म का प्रचार किया। दक्षिण भारत में एक संत जो हैं आलवार हैं वैष्णव धर्म का प्रचार किए हैं भागवत धर्म का। और एक संत होते हैं नयनार, तो ये शैव धर्म के होते हैं, ये हैं वैष्णव धर्म के आलवार। आगे देखते हैं मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मौर्य काल से संबंधित कुछ पॉइंट। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी करते हैं, टीजीटी 2020 में आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेबस में मैं दिया है मैं सारे उस पॉइंट को कवर करा रही हूँ। विस्तृत अध्ययन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, आपको पूरा अच्छी तरह से एकदम एक्सप्लेन करके आपको हर पॉइंट, हर एक काल के बारे में हर एक पॉइंट को बताऊंगी। तो आप मौर्य काल का पॉइंट देखते हैं जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए तो ज़रूरी है ही, जितना कॉम्पिटिशन एग्जाम है सब में ज़रूरी है, लेकिन साथ में टीजीटी जो हिस्ट्री से टीजीटी करेंगे उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ जो होने जा रहा है मेरा वीडियो। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करती रहूँगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट है मौर्य काल से संबंधित टॉपिक और आप महत्वपूर्ण पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जस्टिन के अनुसार, किसके अनुसार? जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन संपूर्ण भारत था। तो यहाँ पे इस पॉइंट का है कि किसके अनुसार था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन संपूर्ण भारत था? तो जस्टिन के अनुसार संपूर्ण भारत जो था चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के शासक। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के शासक जो थे पुष्यगुप्त ने सुदर्शन तड़ाग का निर्माण उर्जरत पर्वत पर एक सेतु बनाकर किया था। यहाँ से 3-4 पॉइंट इस एक पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के शासक जो थे, तो सौराष्ट्र प्रांत के शासक कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? तो पुष्यगुप्त थे। पुष्यगुप्त ने क्या किया था? तो सुदर्शन तड़ाग का निर्माण कराया था। और किस पर कराया था? किस पर्वत पर कराया था? तो उर्जत पर्वत पर कराया था। और कैसे कराया था? तो एक सेतु बनाकर कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए
क्या है कि अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य के जो आगे वंशज थे उसमें अशोक का भी नाम आता है, तो उन्होंने अपने शासन काल में 25 बार बंदियों को मुक्त किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपने शासन काल में कितनी बार बंदियों को मुक्त किया था, तो 25 बार बंदियों को मुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के राज्य के सीमावर्ती राज्य से, अशोक के राज्य के सीमावर्ती कौन कौन राज्य थे, तो चोल, पांडव, सतीय पुत्र और केरल पुत्र, ये जो थे अशोक राज्य के सीमावर्ती राज्य थे। अगला पॉइंट, अशोक ने जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। अशोक ने किस भाषा का प्रयोग किया, पाली की भाषा का, और उस समय जनसाधारण की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा थी। आगे पॉइंट है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष संपन्न कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेगा कि अशोक ने कब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, किसके बाद, कलिंग युद्ध के बाद। किस वर्ष में, तो राज्याभिषेक यानी राजा बनने के 8वें वर्ष में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों के माध्यम से इस धर्म को, किस धर्म को, बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड एवं कंबोडिया में पहुंचाया। अगला पॉइंट है, अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली एवं राष्ट्रीय लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया। तो यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया, तो पाली भाषा के लिए। और अशोक की राष्ट्रीय लिपि कौन सी थी, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक की राष्ट्रीय लिपि कौन थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी स्तंभ लेखों में अशोक के उन आदेशों का उल्लेख है जिसमें उसने महामात्र को संघ भेद रोकने की आज्ञा दिया है। महामात्रों को संघ भेद रोकने की आज्ञा दिया है, तो वो कौन कौन सा लेख है, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी स्तंभ लेख। नेक्स्ट पॉइंट है कि रानी के स्तंभ लेख कौशाम्बी में अशोक की पत्नी करुवाकी द्वारा किए गए दान का वर्णन है। तो यहाँ से 2 पॉइंट बनता है कि रानी के स्तंभ लेख कहाँ है, तो कौशाम्बी में है, और अशोक की पत्नी जो थी उनके दान का वर्णन कहाँ मिलता है, तो रानी के स्तंभ लेख कौशाम्बी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक की पत्नी का नाम क्या था जिसने दान द्वारा अपना वर्णन कराया था, तो करुवाकी था। अगला पॉइंट देखते हैं कि अशोक के रणगुडी अभिलेख में ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है, यानी कि जो लिपि लिखी गई है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है, यानी कि इधर से इधर लिखी गई है, दाएं से बाएं की ओर लिपि लिखी गई है। कौन सी लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि अशोक के महास्थान लेख से अन्न भंडार के विषय की जानकारी मिलती है। तो अन्न भंडार के विषय की जानकारी अशोक के किस लेख से मिलती है, तो महास्थान लेख से मिलती है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के महास्थान लेख से किसके विषय की जानकारी मिलती है, अन्न भंडार की या अन्न की, तो ये है अन्न भंडार की जानकारी मिलती है। आगे का पॉइंट देखते हैं कि अशोक के एकात्मक स्तंभों का सबसे अच्छा उदाहरण सारनाथ का सिंह स्तंभ है। सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो एकात्मक स्तंभों का सबसे अच्छा उदाहरण है। संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना है। ये पूछा जा सकता है कि अशोक के एकात्मक स्तंभ का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, तो वो है सारनाथ का सिंह स्तंभ। और यह पूछा जा सकता है कि संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर क्या बना है, शेर बना है, हाथी बना है, घोड़ा बना है, तो बना है हाथी। रुम्देई का स्तंभ सबसे छोटा, केवल 21 फीट ऊंचा है, इसके शीर्ष पर घोड़ा बना है। ये पूछा जा सकता है किसके शीर्ष पर, किस स्तंभ के शीर्ष पर घोड़ा बना है, तो रुम्देई के स्तंभ पर। और किसके पर हाथी बना है, तो संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये थोड़ा बुद्ध से संबंधित कुछ पॉइंट है, छूट गया था, आप उसको देख लेते हैं। मैत्रेय बुद्ध के नामों में से एक है जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। मैत्रेय जो है बुद्ध के नामों में से एक नाम है जिसका उल्लेख कितनी बार हुआ है, सर्वाधिक बार हुआ है।
बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम अंकन कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्कों पर हुआ है। तो यहाँ से पॉइंट बन सकता है, कनिष्क द्वारा किसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्तियों का अंकन हुआ है, तो कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्कों पे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक बुद्ध की मूर्ति दो रूपों में या तो खड़ी या फिर बैठी हुई मिलती है। बुद्ध की मूर्तियां अधिक मात्रा में गांधार कला के अंतर्गत बनी हैं। तो यहाँ से ये जो दो पॉइंट है कि बुद्ध की मूर्तियां दो रूपों में मिलती हैं, खड़ी हुई या बैठी हुई, और बुद्ध की मूर्तियां जो हैं किस कला में बनती है, गांधार कला के अंतर्गत बनी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मथुरा कला में सबसे कम मूर्तियाँ अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मिली हैं। तो मथुरा कला में सबसे कम मूर्तियां मिली हैं अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मिली हैं। कुरानों ने गुप्त स्वर्ण मुद्रा की तुलना में अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं। तो कुरान जो थे गुप्त जो काल में स्वर्ण मुद्रा जारी की गई है। दैनिक लेन देन में कुषाण लोग तांबे की मुद्रा का प्रयोग करते थे। शतमान चांदी से बने सिक्कों को कहते थे। पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में कि शतमान किसे कहते थे, तो चांदी से बने सिक्कों को कहते थे। काकिनी तांबे या रांगे से निर्मित सिक्के को कहते थे। काकिनी किसे कहते थे, तो सिक्का तांबा और रांगा से निर्मित था। कापासल 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, शीशे से निर्मित सिक्के को कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, रोमन साम्राज्य के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध दक्षिण के तमिल राज्यों ने स्थापित किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रोमन साम्राज्य के साथ सर्वप्रथम किसने व्यापारिक संबंध स्थापित किया, तो दक्षिण के तमिल राज्यों ने। पतंजलि ने मथुरा में सटका नामक वस्त्र के पाए जाने का उल्लेख किया है। भारत में प्राप्त अधिकांश रोमन स्वर्ण सिक्के रोमन सम्राट ऑगस्टस एवं टाइबेरियस के समय के हैं। रोमनवासी भारतीय मसाले, रत्न, वस्त्र एवं पशु पक्षियों में तोता, मोर, लंगूर आदि को पसंद करते थे। अगला पॉइंट है, अरिकामेडु बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिस्थ्रियन सी में पेडुका नाम से संबोधित किया गया है। स्टूडेंट्स, आज का लास्ट पॉइंट है कि भारत के पश्चिमी तट पर बेरगीजा बंदरगाह सर्वाधिक प्राचीन एवं बड़े प्रवेश द्वार वाला बंदरगाह था। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।